हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सायर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुनील कुमार एक बार फिर एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। साथियों, आज हम लोग हल करेंगे सीटेट बाल विकास एवं शिक्षण विधि का प्रैक्टिस सेट। 20 अगस्त 2023 का सीटेट का एग्ज़ाम है, जिसको देखते हुए ये क्लास हम लाए हैं और आपकी लगातार डेली 2 प्रैक्टिस सेट हल करवाए जाएंगे, जिसमें 30-30 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। देखिए, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, किस काल में सुचारू विकास हो जाने संपूर्ण जीवन में लाभ प्राप्त होता है। तो ये आपका हो जाएगा किशोरावस्था। फिर आगे कह रहा है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा विकासीय विधि। कौन सी विधि? विकासीय विधि। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहा है, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है। तो वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद है। यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इसमें कौन सा सही नहीं है। अब देखिए कौन सा सही नहीं है। देखिए, स्थान संबंधी अभियोक्ता ये तो सही है आपका। अंतर्वैयक्तिक अभियोक्ता ये भी आपका सही है। भाषात्मक अभियोक्ता ये भी सही है। भावनात्मक अभियोक्ता ये आपका गलत है। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? भावनात्मक अभियोक्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 6वां। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। निम्नलिखित में कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। तो स्कूल आपका नियमित शिक्षा के अंतर्गत आ जाता, पुस्तकालय भी आता है, शिक्षणविद भी। धर्म आपका नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। देखिए, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। तो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। 8वां। अब देखिए, कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा जब वे चाहें। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इसमें कौन सा उपागम नहीं है। तो कौन सा उपागम नहीं है रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए। तो इसमें आपका 90 में हो जाएगा वार्तालाप कौशल, ये तो सही है आपका। फिर उसके बाद परियोजना कार्य, ये भी सही। मौखिक प्रश्न, ये बहुविकल्पी प्रश्न आपका जो हो जाएगा रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन हम लोग। देखिए 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा, बच्चों के विकास से संबंधी निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था। निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसको दिया था जीन पियाजे ने। इसको दिया था जीन पियाजे ने। अब देखिए, बुद्धि कार्य करने की विधि है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है वुडवर्थ महोदय का। बुद्धि कार्य करने की विधि है, यह कथन है वुडवर्थ महोदय का। अब देखिए 12वां क्वेश्चन कह रहा है, सहयोगात्मक रणनीति किस श्रेणी सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं हैं। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा सी, क्रांति। आगे चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो इसका IQ हो जाएगा। अब देखिए, इसका IQ कितना हो जाएगा। 13 नंबर का IQ आपका हो जाएगा। अगर इसको हम हल करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नहीं, सी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 125 होगा।
ठीक है, इसको हमने पहले से हल कर रखा है, तो इसका 13 का आंसर हो जाएगा 125। आगे देख लेते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। चिंतन की दृष्टि से बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। तो चिंतन की दृष्टि से जो बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है वो आपका है तार्किक चिंतन। कौन सा? तार्किक चिंतन। चलिए आगे देखते हैं। वैयक्तिक भिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। वैयक्तिक भिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। क्या भूमिका होनी चाहिए? तो 15 का आपका हो जाएगा, जैसे कह रहा है ए में क्या कह रहा है, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये आपके दोनों सही हैं, तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों आपके सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है। तो अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार क्या होता है? परिपक्वता होता है। अब देखिए 17 नंबर क्या है। 17 नंबर में कह रहा है सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। सीखने के कौन से कारक हैं जो सभी प्रभावित करते हैं? देखिए पहले में कह रहा है शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ये भी प्रभावित करेगा। प्रेरणा व उपलब्धि का प्रेरण स्तर ये भी प्रभावित करेगा। उत्सुकता और इच्छा शक्ति ये भी प्रभावित करेगा। तो इसमें उपरोक्त आपके सभी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। CCE में देखिए CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का मूल्य होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रमशः 40% और 60%। क्रमशः 40% और 60%। आइए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 19 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है। 19 नंबर में आपका हो जाएगा, तो देखिए निरीक्षण ये भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण है। प्रश्नावली ये भी है, जांच सूची ये भी है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ये सभी जो हैं ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण एवं साधन है। आइए 20 नंबर में देखते हैं। चयन के प्रकार के सभी प्रश्न ... प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। तो चयन के प्रकार के सभी प्रश्न कैसे प्रश्न होते हैं? तो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। आइए 21 में हम लोग देखते हैं विशेष शिक्षा संबंधित है। तो विशेष शिक्षा किससे संबंधित? मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से गलत। फिर क्या कह रहा है? कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। ये सही है, यही सही है आपका बी, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। आइए 22 नंबर देखते हैं। अब देखिए 22 नंबर में क्या कह रहा है। नैदानिक परीक्षा डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। जो नैदानिक शिक्षा परीक्षा होती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें कह रहा मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। यह कथन किसका है? तो 23 में आपका हो जाएगा, यह कथन लैडल महोदय ने कहा था। इसने लैडल। आइए अगला हम लोग देखते हैं। एक शिक्षक होने के नाते पिछड़े बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होगा? एक पिछड़े बालक के प्रति एक शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो उसका दृष्टिकोण जो होना चाहिए उपेक्षापूर्ण, ये तो गलत है। सहानुभूतिपूर्ण, ये भी आपका गलत है। तो कैसा आपका हो जाना चाहिए? कठोर, ये भी गलत है आपका। तो कैसा? इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए 25 में देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है अभियोग्यता का विकास करना। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अभियोग्यता का विकास करना। देखिए 26 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6, 6 और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता तो यह है क्या है? यह सीखने में अक्षम है। क्या है? सीखने में अक्षम है, इसको बोला जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया के मुख्य प्रतिपादक कौन है? उद्दीपक अनुक्रिया, तो ये तो आप लोगों को रटा होना चाहिए, इसका हो जाएगा थार्नडाइक। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक महोदय ने दिया था। तो 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। रचनात्मक लेख का जो नियोजन होना चाहिए तो केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, ये भी सही है। केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, ये भी सही है। केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, ये भी सही। इसका डी हो जाएगा, सभी छात्रों के लिए होना चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, संज्ञान का प्रमुख तत्व नहीं है। संज्ञान का प्रमुख तत्व नहीं है, तो संज्ञान का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? समस्या नहीं है। ज्ञान आपका है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, लेकिन ये जो समस्या, ये संज्ञान का प्रमुख तत्व नहीं है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको सुकराती विधि कहा जाता है? तब देखिए निम्नलिखित में से किसको सुकराती विधि कहा जाता है? प्रश्नोत्तर विधि को। सुकरात ने ही प्रश्नोत्तर विधि को दिया था, इसीलिए सुकराती विधि किसको कहा जाता है? प्रश्नोत्तर विधि को।